तो मूवी की शुरुआत होती है एक कपल से जो कि हॉस्पिटल आए होते हैं। उनका नाम होता है जॉन और केट। केट के लेबर पेन स्टार्ट होने की वजह से जॉन उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। केट जब ऑपरेशन थिएटर जाने लगती है तो नर्स को बताती है कि वो उनका थर्ड बेबी है और वो उसका नाम जेसिका रखेंगे। फिर अचानक से उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। फिर ऑपरेशन थिएटर में पता चलता है कि उसके बच्चे की स्टिल बर्थ हुई है, जो कि काफी दर्दनाक होता है। तभी केट की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब केट का ड्रीम था, लेकिन उनका थर्ड बेबी सच में ही स्टिल पैदा हुआ था, जो कि केट और जॉन के लिए बहुत बड़ा सदमा था, जिस वजह से इन दोनों में काफी दूरियां भी आ जाती हैं। केट एक रिकवरिंग अल्कोहलिक है जो कि काउंसलिंग सेशन ले रही है। जॉन और केट के दो बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है मैक्स जो कि डेफ होती है और डैनियल जो कि 12 साल का है। जॉन और केट ने एक बेबी खोया होता है तो वो एक बच्चे को अडॉप्ट करने का सोचते हैं, तो वो फिर एक लोकल ऑर्फनेज जाते हैं। वहाँ पर वो 9 ईयर ओल्ड की एक एस्टोनियन गर्ल से मिलते हैं जो कि उन दोनों को वो बहुत पसंद आती है। सिस्टर अबिगेल उन्हें बताती है कि वो रशिया से होकर भी काफी अच्छा इंग्लिश बोल लेती है और जो फैमिली उसे यहाँ पर लाई थी वो फायर एक्सीडेंट में मर गई थी और वो ही सिर्फ बच पाई थी। फिर केट और जॉन उसे घर ले आते हैं तो मैक्स उससे तुरंत ही अटैच हो जाती है, लेकिन डैनियल को वो कुछ खास पसंद नहीं आती। डैनियल इस्तर से काफी जेलस फील करने लगता है क्योंकि उसे ही सारी अटेंशन मिल रही होती है। वहीं केट इस्तर के आने के बाद से काफी अच्छा फील कर रही होती है, जिसकी वजह से जॉन और केट का रिलेशन सही होने लगता है। एक दिन जब जॉन और केट इंटीमेट कर रहे होते हैं तो इस्तर मैक्स को लेकर उनके रूम में घुस जाती है और कहती है कि उनको लाइटनिंग से डर लग रहा है, वो अकेले नहीं सोना चाहती। अगले दिन डैनियल टॉय गन के साथ शूटिंग कर रहा होता है, तभी वो गलती से एक पिजन को मार देता है। पिजन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ इस्तर आ जाती है और पत्थर उठाकर डैनियल से बोलती है कि उसे मार दो वरना ये सर्दी में सफर करता रहेगा। डैनियल उससे एग्री नहीं करता है और वो उसे नहीं मारता, लेकिन इस्तर ही पत्थर लेकर बेरहमी से पिजन को मार देती है। अब सीन आता है स्कूल का, जहाँ पर एक बच्ची इस्तर को परेशान कर रही होती है। वो उसका कॉलर टच करने वाली होती ही है कि इस्तर जोरों से चिल्लाने लगती है। तब वहाँ खड़े सब लोग डर जाते हैं और साइड हो जाते हैं। फिर जब घर आती है तो केट इस्तर को जेसिका की ग्रेव दिखाती है, जहाँ पर उसने फूल पौधे उगा रखे होते हैं। उसकी स्टोरी सुनकर इस्तर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। यहाँ पर लगता है कि इन दोनों में काफी ज्यादा बॉन्डिंग बनने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जॉन और केट किचन में फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वहाँ का सारा नजारा इस्तर देख लेती है तो ये दोनों को काफी ज्यादा एम्बैरेस फील होता है। अगले दिन केट इसी बात को डिस्कस करने के लिए इस्तर के पास जाती है तो इस्तर एकदम मैच्योर लड़की की जैसे बात करती है, जैसे उसको इस बारे में हर जानकारी हो। तो केट को काफी अजीब लगता है। वो इस बात को जॉन को बताती है तो जॉन कहता है कि शायद उसने ये सब चीजें अपने प्रीवियस पेरेंट्स से सीखा होगा। फिर जॉन बच्चों को पार्क ले जाता है। इस्तर भी साथ में गई होती है। वहाँ पर वो लड़की भी होती है जिसने इस्तर को बुली किया था। इस्तर उसे घूर रही होती है तो वो लड़की काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। फिर जब वो एक स्लाइड में चढ़ी होती है तो इस्तर उसे धक्का दे देती है और उस लड़की की टांग टूट जाती है। फिर सब लोग घर आ जाते हैं और जॉन इस्तर से पूछता है तो वो झूठ बोलती है कि वो तो सिर्फ उसके साथ खेल रही थी और मैक्स भी उसका साथ देती है और वो बोलती है कि वो स्लिप हो गई थी। तब डैनियल इस्तर से काफी बदतमीजी से बात करता है तो केट और जॉन उसे इस्तर से माफी मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन डैनियल वहाँ से चला जाता है। जॉन उसकी बदतमीजी की सजा के तौर पर उसका ट्री हाउस लॉक कर देता है। फिर केट के पास सिस्टर अबिगेल का कॉल आता है। केट उनको उसके बिहेवियर के बारे में बताती है तो वो उनके घर आकर विजिट करती है। वो केट को बताती है कि उनसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है जो उन्हें इस्तर को उनके साथ आने दिया, क्योंकि इस्तर का पास का कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसलिए हो सकता है कि इस्तर में कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब भी ऑर्फनेज में कोई भी इंसिडेंट होता था तो इस्तर वहाँ आसपास पाई जाती थी, लेकिन वो इतना ज्यादा सफाई से झूठ बोलती थी और मैनिपुलेट करती थी कि हम उसे कुछ भी नहीं बोल पाते थे। केट ये सब सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन जॉन इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। इस्तर वहीं पर छुप कर वो सारी बातें सुन रही होती है। तभी वो मैक्स के रूम में जाती है और उसे बहला फुसलाकर जॉन के स्टडी रूम में ले जाती है और वहाँ से ट्री हाउस की की और एक गन लेकर जाती है। और जब सिस्टर अबिगेल वहाँ कार लेकर जा रही होती हैं तो इस्तर मैक्स को लेकर उनके पीछे पीछे आगे पहुंच जाती है और तभी इस्तर मैक्स को सिस्टर की कार के आगे धक्का दे देती है तो सिस्टर की कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन वो किसी तरह से कंट्रोल कर लेती हैं। वो कार से उतरकर मैक्स के पास जाती हैं तो तभी इस्तर पीछे से आकर हथौड़े से उन पर हमला कर देती है और वो उनको तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाती। ये सब देखकर मैक्स बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन इस्तर फिर से उसको मैनिपुलेट करके अपनी तरफ कर लेती है। उसके बाद वो ट्री हाउस में जाती है और वेपन को छुपाकर अपना खून भरा चेहरा साफ करती है। तभी वहाँ डैनियल उनको ट्री हाउस से नीचे उतरते देख लेता है, लेकिन डैनियल को लगता है कि इस्तर ने उसे नहीं देखा और इस्तर ने उसे देख लिया होता है। तो इस्तर रात में डैनियल के पास कटर लेके जाती है और उसे डरा धमका देती है ताकि वो किसी से कुछ कह न सके। फिर अगले दिन जॉन और केट इस्तर को एक काउंसलर के पास ले जाते हैं, लेकिन इस्तर वहाँ पर एकदम अच्छे से बिहेव करती है। सारा मामला वो केट की तरफ घुमा देती है
काउंसलर उन दोनों को बताती है कि केट उससे वैसा कंफर्ट लेवल नहीं दे पा रही है, जिस वजह से ईस्टर एडजस्ट नहीं हो पा रही है। इन सब की वजह से जॉन और केट की दूरियां फिर से बढ़ने लगती हैं और जॉन केट से काफी नाराज हो जाता है। तभी केट को ऑर्फनेज से कॉल आता है, जिससे पता चलता है कि जब से सिस्टर उनके घर गई है तब से वो मिसिंग है। तब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो उनकी डेड बॉडी मिलती है। इन सब के बाद से केट काफी ज्यादा परेशान और क्यूरियस हो जाती है, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में सर्च करती है और उसके बाद वो सारा प्रूफ लेके जॉन को कन्विंस करती है कि वो ईस्टर के बारे में सब कुछ पता करे और शुरुआत रशिया के ऑर्फनेज से करे। फिर केट ऑर्फनेज में कॉल करती है, जहां उसे पता चलता है कि ईस्टर का रशिया के ऑर्फनेज में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। केट जब किचन में काम कर रही होती है तो ईस्टर वहां पर आती है और वो उसे एक फ्लावर बुके देती है। वो फ्लावर्स जेसिका के ग्रेव के होते हैं। ये देखकर केट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसका हाथ पकड़कर घसीटने लगती है। फिर वहां पर जॉन आकर उन दोनों को अलग करता है और केट को संभालता है। फिर केट जेसिका की ग्रेव पर जाकर रोने लग जाती है। ईस्टर जाकर अपने आप को जख्मी कर लेती है और जॉन के सामने ऐसा दिखाती है कि वो सब केट की वजह से हुआ है। अब इन सब की वजह से जॉन केट से और भी दूर हो जाता है और एक के बाद एक ऐसी घटना होने के बाद केट बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तो वो दारू की 2 बोतलें लेकर आती है, लेकिन वो कंट्रोल करती है और नहीं पीती है। अगले दिन केट डैनियल को स्कूल छोड़ने जाती है, लेकिन डैनियल के बैग से बुक्स गिर जाती है तो केट उन्हें उठाने लग जाती है। तभी ईस्टर वहाँ आती है और कार स्टार्ट कर देती है, जिसमें कि मैक्स अभी भी उसमें बैठी होती है। तभी कार पीछे की तरफ चलने लग जाती है, लेकिन केट उसे रोक नहीं पाती, तो वो कार बर्फ में जाकर रुक जाती है। तो किस्मत से मैक्स को कुछ भी नहीं होता। जॉन इन सबको देखते हुए वो केट के काउंसलर को घर बुला लेता है। ईस्टर जॉन को बता देती है कि केट रात में दारू लेकर आई थी, जिस पर कि वो दोनों उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने का डिसाइड करते हैं। केट बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उसने दारू नहीं पी थी, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा होता। डैनियल मैक्स के पास जाता है, जहां मैक्स पेंटिंग की मदद से ईस्टर के सारे बुरे काम को बताती है। फिर डैनियल कहता है कि वो ट्री हाउस से सबूत लेकर आएगा ताकि ईस्टर के बुरे कामों के बारे में अपने पेरेंट्स को बता सके, लेकिन ईस्टर उन दोनों की बातें सुन लेती है। केट ईस्टर का रूम सर्च करती है, जहां पर उसे एक बुक मिलती है और उस बुक में बहुत सारे आदमियों के फोटोज होते हैं। उसी बुक में सारनी इंस्टीट्यूट का लोगो होता है, जिससे सर्च करने पे पता चलता है कि वो कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। सीन फिर डैनियल पर शिफ्ट होता है, जो कि ट्री हाउस में ईस्टर के खिलाफ सबूत लेने गया होता है। ईस्टर वहाँ पर पहले से ही मौजूद होती है, तो वो प्रूफ को आग लगा देती है और पूरे ट्री हाउस को जला देती है और डैनियल को वहीं पर बंद कर देती है। लेकिन डैनियल विंडो से निकलकर वो रूफ पर आ जाता है, लेकिन आग बढ़ने के कारण वो वहाँ से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। केट जब आग को देखती है तो वो ट्री हाउस की तरफ भागती है और वहाँ पर ईस्टर पत्थर लेकर डैनियल के मुंह पर मारने वाली होती है, लेकिन तभी मैक्स वहाँ पर आकर उसे धक्का दे देती है और तब केट वहाँ पर पहुँच जाती है और डैनियल को हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर डैनियल की हालत नॉर्मल होने पर केट जॉन को सारी सच्चाई बताती है, लेकिन ईस्टर ने जॉन को इस तरह से अपनी तरफ बहलाया होता है कि वो तब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। फिर सीन कट होकर ईस्टर को दिखाता है, जो कि वो डैनियल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डैनियल फिर भी बच जाता है। फिर केट जाकर सबके सामने ईस्टर को जोर का तमाचा मारती है, क्योंकि उसे पता होता है कि सब कुछ उसने ही किया है। लेकिन जॉन फिर भी ईस्टर को ही बचाता है और वहाँ पर नर्स केट को इंजेक्शन लगा देती हैं, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। माहौल थोड़ा नॉर्मल होने के बाद जॉन ईस्टर और मैक्स को लेकर घर चला जाता है। घर पर मैक्स को सुलाने के बाद जॉन दारू पीना शुरू कर देता है और इतना पीता है कि उसे होश भी नहीं रहता। तभी वहाँ पर ईस्टर एक बोल्ड ड्रेस में आती है। तब यहाँ पर अलग ही सीन दिखाई देता है। ईस्टर जॉन को सेड्यूस करने लग जाती है, लेकिन जॉन तो उसे बस अपनी बेटी ही समझता है, तो वो उससे अलग हो जाता है और ईस्टर गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। फिर हॉस्पिटल में केट को उस मेंटल हॉस्पिटल से कॉल आता है, क्योंकि उसने ईस्टर की फोटोज भेजी होती हैं। फिर यहाँ पर असली राज खुलते हैं। हॉस्पिटल का डॉक्टर कुछ ऐसी बातें रिवील करता है कि केट के होश उड़ जाते हैं और मुझे पता है कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। डॉक्टर बताते हैं कि ईस्टर का रियल नेम लीना क्लेमोर है। वो दिखने में तो 9 साल की बच्ची लगती है, लेकिन वो असलियत में एक 33 साल की औरत है। ईस्टर को हाइपोपिटुरिज्म है। मुझे शायद ये बोलने नहीं आ रहा है, लेकिन आप प्लीज इसे समझ जाइएगा। ये एक रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिससे कि उसकी बॉडी बढ़ना रुक गई है और उसने ऐसे ही छोटी बच्ची बनके सबको बेवकूफ बनाया है। डॉक्टर आगे बताता है कि वो इस हॉस्पिटल की सबसे डेंजरस पेशेंट थी, जिसने 7 लोगों को मार डाला था, जिसमें कि उसकी लास्ट फॉस्टर फैमिली भी इंक्लूड है। उसने अपने फॉस्टर फादर को सेड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मना कर दिया, जिस पर उसको गुस्सा आ गया और उसने घर में आग लगाकर पूरी फैमिली को मार दिया था। फिर हमें पता चलता है कि ईस्टर जो नेक और हैंड पे रिबन्स पहनती है, वो अपने स्कार्स छुपाने के लिए पहनती है। उसको उतारने के बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है। तो जब जॉन ईस्टर के रूम में उसे समझाने के लिए जाता है, तो वो देखता है कि उसकी वॉल पे कुछ सेक्सुअल फोटोज होती हैं। ये सब उसको काफी अजीब लगता है। तभी फोन रिंग करने लगता है, तो जॉन नीचे आके फोन पिक करता है। तभी ईस्टर पीछे से आके जॉन पर चाकू से हमला कर देती है और उसे तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाता। ये सब मैक्स देख लेती है, तो वो भागकर अपने रूम में छुप जाती है और वहीं केट अपनी कार से घर आ रही होती है और रास्ते में ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। जब वो घर पहुंचती है तो वो जॉन को मरा पाती है। वो एकदम टूट जाती है और रोने लगती है। ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन होता है।
फिर उसे मैक्स का ख्याल आता है, तभी वो उसको ढूंढने लगती है, लेकिन ईस्टर आकर केट को गन से शूट कर देती है तो वो जख्मी हो जाती है। इतनी देर में मैक्स मौका पाकर ग्रीन हाउस में छुप जाती है। ईस्टर मैक्स को ढूंढ रही होती है, तभी केट रूफ टॉप पर पहुंचकर मैक्स को छुपे रहने को बोलती है और ईस्टर का ध्यान भटकाती है और वो छलांग लगाकर ईस्टर के ऊपर कूद जाती है। फिर वहाँ पर ईस्टर बेहोश हो जाती है। तभी केट मैक्स को लेकर वहाँ से भागती है, पर ईस्टर पीछे से फिर से अटैक कर देती है और केट को चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मैक्स वहाँ पड़ी गन को उठा लेती है और ईस्टर को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब हो रही होती है। पर गोली आइस पर लगने से आइस चिटक जाती है और वो दोनों ठंडे पानी में गिर जाते हैं, जहाँ पर केट ईस्टर को पानी में डुबाकर वो ऊपर आ जाती है। लेकिन ईस्टर भी कुछ कम नहीं होती, वो केट का पैर पकड़ लेती है। ईस्टर केट को इमोशनल फूल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन केट उसको एक जोर का लात मारती है और ईस्टर पानी में समा जाती है और फिर वो मैक्स को लेकर वहाँ से चली जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।